Welcome back. In this particular video, we are going to discuss about the solution of chapter number 4, that is Python Libraries of Computer Science grade 12, and all the questions are taken from Sumita Arora textbook. We are actually talking about type A, that is short, or you can say conceptual based question and answer, and this is going to be first part of this particular chapter solution. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. And if you really like this video, then please don't forget to like and share it as well. So let's see all the questions one by one. Here it is asking that what is the significance of the modules. Now we all know that कि जब भी आप कोई Python में प्रोग्राम रेडी करते हैं और जब आप उसे सेव करते हैं, it becomes what a module. और इस मॉड्यूल की जो एक्सटेंशन होती है दैट इज बेसिकली .py और यू कैन से .py. नाउ मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि जो कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सेट ऑफ कोड होता है जिसे आप जब चाहें किसी भी मॉड्यूल में या किसी भी प्रोग्राम में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बार बार यूज कर सकते हैं. सो दैट वी कैन से मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कोड एंड डेटा स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कंपोनेंट and can be included in any program without having to rewrite them. And as I said कि जो इसकी extension होती है that is .py. जहाँ तक इसके importance की बात है या इसके advantages की हम बात करें, so we can say code reusability is the most important feature of modules. इन द सेंस आपने एक बार कोड लिखा और उसे अलग अलग मॉड्यूल्स में या प्रोग्राम्स में जाके इस्तेमाल कर लिया. एंड ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ कोड जितने कम होंगे तो आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाती है. तो चलिए मॉड्यूल को कैसे हम रीयूज कर सकते हैं इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस इज माय पाइथन शेल. व्हाट आई डू हियर, मैं एक मॉड्यूल रेडी करता हूं जिसमें मैं एक डिस्प्ले नाम से फंक्शन रेडी करता हूं जो स्टार को 20 टाइम डिस्प्ले करेगा. तो मैं इसके लिए जल्दी से यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ. नाउ दिस इज माई कोड. मैं इसे एक स्पेसिफिक फोल्डर में सेव कर लेता हूँ. सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर एक फोल्डर अपना रेडी कर लेता हूँ exp के नाम से. किसी भी ड्राइव में आप रख सकते हैं. ज़्यादा बेटर ये होगा कि मैं इसे थोड़ा इजी वे पे लोकेशन पे स्टोर करूँ. सो मैं C ड्राइव पे चलता हूँ और यहाँ पर exp नाम से फोल्डर रेडी करता हूँ और इसके अंदर में मैं जाके इस मॉड्यूल का एक नाम दे देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले. एंड आफ्टर दैट मैं एक अलग से नई फाइल रेडी करता हूँ जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस डिस्प्ले मॉड्यूल को मैं कॉल कर सकूँ और इसे यूज़ कर सकूँ. सो आई कैन सिंपली राइट इम्पोर्ट एंड इसके बाद में मैं इसे ले लेता हूँ डिस्प्ले. एंड चूंकि मुझे इसके फंक्शन को यूज़ करना है और मैंने यहाँ पर इसका कोई ऑब्जेक्ट रेडी नहीं किया है तो मुझे इसे इसके नेम के साथ कॉल करना होगा. सो मैं यहाँ पर इसे कॉल कर लेता हूँ display के नाम से. एंड आफ्टर दैट मैं एक सिंपल मैसेज भी ले लेता हूँ यहाँ पर A के नाम से. एंड इसके बाद चलिए अब इसे सेव करके रन करके देखते हैं. सो मैंने इसे नाम दे दिया डेमो एंड इसके बाद भी मैं इसे रन करता हूँ. सो नाउ यू कैन सी दिस लाइन इज कमिंग. सो इन द सेम वे आप जितनी भी फाइल्स पाइथन में रेडी करेंगे, आई मीन मॉड्यूल्स रेडी करेंगे या प्रोग्राम रेडी करेंगे, वहाँ पर आप इस मॉड्यूल को अगेन एंड अगेन कॉल करके अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं. So overall module is nothing, it is set of code written to do a particular task और जिसे आप reuse कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में. So let's move to the next question now. Now here it is asking that what are doc strings, what is their significance, give example to support your answer. Well, doc string we can say is like comment we use in our programming, जिसका कि हमारे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं होता है. और जो कमेंट होते हैं या जो डॉक स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं या जो हम कोड लिखते हैं उस कोड में किस पर्टिकुलर ब्लॉक का क्या पर्पज़ है, किस कोड का क्या पर्पज़ है, हम किस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारे प्रोग्राम में किस वर्क को करने जा रहे हैं. तो इस तरह की तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन होती है या जो एक्सप्लेनेशन होती है उसे हम डॉक स्ट्रिंग की मदद से कर सकते हैं. So we can say that doc string are comment quoted with triple quotation mark. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि doc string जो होते हैं उसे हम ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर में इस तरह से लिखते हैं. जहाँ तक बात है कमेंट्स की, तो हम कमेंट्स को हमेशा हैश के साथ लिखते हैं. इन दोनों में एक फ़र्क तो यूज़ करने का होता है. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जब आप किसी फाइल का हेल्प या उसका डॉक्यूमेंटेशन को शो करने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं,
तो उसमें कभी भी कमेंट वाली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होती, बल्कि डॉक स्ट्रिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा डिस्प्ले होती है। Similarly, it is used within a program for documentation, and docstring have no effect during program execution as well as displayed as document when help command is issued. So चलिए इसे भी एक बार हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। So this is my previous program जिसे अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए इसी प्रोग्राम में हम अपने docstring को और कमेंट को ले लेते हैं। So now you can see मैंने अपने कमेंट और docstring दोनों को यहाँ पे ले लिया है। मैं इसे एक बार सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद हम इंटरैक्टिव शेल पे चलते हैं और हेल्प के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। सो दिस इज माई पाइथन इंटरैक्टिव शेल। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, दैट इज माई डिस्प्ले, एंड इसके बाद में मैं इससे हेल्प की मदद से इसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। सो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले एंड देन सी व्हाट हैपेंस। नाउ यू सी यहाँ पर ये बता रहा है दिस इज अ डिस्प्ले फंक्शन जो मैंने डॉक स्ट्रिंग में डिफाइन किया था, और उसके बाद जो भी फंक्शंस इसके अंदर हैं, जिस फाइल जो इसका फाइल का नाम है, जो इसका पाथ है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओवरऑल नाउ यू कैन सी व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस डॉक स्ट्रिंग एंड कमेंट, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज पैकेज, हाउ इज ए पैकेज डिफरेंट फ्रॉम ए मॉड्यूल। वी कैन से पैकेज इज नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी में हम बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स को रखते हैं, या मॉड्यूल्स का जो कलेक्शन होता है उससे मिलकर हमारी एक लाइब्रेरी रेडी होती है जिसे कि हम पैकेज के नाम से जानते हैं। और इस पैकेज को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूड करके उसमें अवेलेबल जितने भी मॉड्यूल्स, या यूँ कहें कि उसके रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा अभी मॉड्यूल में कि मॉड्यूल आर रीयूजेबल, बिल्कुल इसी तरह से मॉड्यूल्स को कलेक्ट करके पैकेज बनाते हैं, और फिर उस पैकेज को भी हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। वी कैन से इट इज सिमिलर टू फोल्डर इन ए डायरेक्टरी। एंड पैकेज में और नॉर्मल मॉड्यूल्स या किसी फोल्डर में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पाइथन इसमें एक फाइल स्टोर करने के लिए बोलता है, दैट इज नोन एज व्हाट ___ init ___ इस फाइल को जब आप किसी फोल्डर के अंदर डालते हैं तभी पाइथन उसे एज ए पैकेज आइडेंटिफाई करता है। अदरवाइज आप जितने मर्जी मॉड्यूल्स किसी फोल्डर में डाल लें, और अगर ये फाइल उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तो पाइथन इसे कभी भी पैकेज कंसीडर नहीं करता है। इसे मैं डिटेल में आने वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर हम देखेंगे किस तरह से हम पैकेज को रेडी कर सकते हैं। बट ओवरऑल as far as its definition is concerned, we can say it is collection of modules stored as a directory under a common namespace. कॉमन नेम स्पेस का मतलब ये है कि एक जो पैकेज का नाम होता है वो एक कॉमन नेम होता है, और उस कॉमन नेम के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं हम उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द लाइब्रेरी, राइट प्रोसीजर टू क्रिएट ओन लाइब्रेरी इन पाइथन। तो एज आई सेड, जो पैकेजेस होते हैं दे आर कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, और इस तरह के कई पैकेजेस को मिलाकर हमारी एक लाइब्रेरी रेडी होती है। और ये जो लाइब्रेरी होती है ये बेसिकली जिस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्टरीज होती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पाइथन में लाइब्रेरी का वर्क होता है। दे बिहेव्स एज ए डायरेक्टरी। नाउ जहाँ तक बात है किसी लाइब्रेरी को बनाने की, सो दीज आर दी स्टेप्स जो हमें फॉलो करना होता है। इसे हम अभी प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं, बट पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज डिसाइड करना होता है कि पैकेज का नाम क्या होगा, उस पैकेज में क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, सब फोल्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, सब पैकेजेस अगर चाहिए तो वो क्या होंगे, और ये सब पैकेजेस किस फोल्डर के पार्ट होंगे। आफ्टर डिसाइडिंग ऑल दीज स्ट्रक्चर, हम एक डायरेक्टरी रेडी करते हैं, सीधे वो फोल्डर बनाते हैं, और उस तरह से उसके अंदर सब फोल्डर्स रेडी करते हुए पैकेज का नाम दे देते हैं। इसके बाद में हम पैकेज फोल्डर, जिसे कि हमें पैकेज के नाम से आइडेंटिफाई करवाना है, उसके अंदर हम पहले तो जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं वो हम डालते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सबसे, जो भी फोल्डर जिसे हमें पैकेज के रूप में कन्वर्ट करना है उसके अंदर हम इस फाइल को लेते हैं init __py, जो कि बेसिकली ब्लैंक भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि हम इसके अंतर्गत कुछ रखें। एंड जब ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमें अपने पाइथन इंस्टॉलेशन में जाना है, मीन्स जहाँ पर हमने पाइथन को इंस्टॉल किया है, जो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन है, उस लोकेशन पे जाके हमें इस पूरे फोल्डर को वहाँ कॉपी पेस्ट करना होता है। और इसके लिए उस पाइथन के इंस्टॉलेशन के अंदर हमें site-package फोल्डर को लेना होता है, जहाँ पे हम उस पूरे फोल्डर को डालते हैं।
चलिए इसे एक बार हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैंने यहाँ पर अपना सी ड्राइव ओपन कर लिया है। मैं इस सी ड्राइव के अंदर एक पैकेज फोल्डर रेडी करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके उस फोल्डर का नाम दे देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दे दिया संजय। अब इस फोल्डर के अंदर में मैं एक मॉड्यूल रेडी करता हूँ। उस मॉड्यूल में मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो ये जो अभी हमने प्रीवियसली प्रोग्राम बनाया था display.py के नाम से, तो मैं अपने इस फाइल को ही अपने पैकेज फोल्डर में ले जाके सेव कर देता हूँ। इसके लिए मैं सेव एज पे जाता हूँ और सी ड्राइव के अंदर जो मैंने अपना फोल्डर बनाया है संजय, इसके अंदर जाके इसे display.py के नाम से सेव कर देता हूँ। इसके बाद में मैं एक और नई फाइल रेडी करता हूँ। इसे मैं सेव करूँगा _init_.py के नाम से, और इसे भी मैं उसी सेम फोल्डर में ले जाके स्टोर कर दूंगा। दैट इज माई संजय। तो मैंने यहाँ पे ले लिया __init___ और .py आप चाहें तो लिख सकते हैं या ऑटोमेटिकली इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। अब मैं वापस अपने फोल्डर में आता हूँ। तो आप देखिए ये मेरी मॉड्यूल प्लस मेरा ये init फाइल रेडी हो चुकी है। अब ये जो फोल्डर मेरा संजय है, जो कि चूंकि मैंने इसके अंदर इस फाइल को दे दिया है, इसका मतलब ये पैकेज बन चुका है। मैं इस पूरे के पूरे पैकेज को उठा के अपने पाइथन की इंस्टॉलेशन के साइट पैकेज फोल्डर में ले जाके डालूंगा। इसके लिए मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यदि आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली मेरा साइट पैकेज फोल्डर कहाँ पे है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पाथ चेक कर सकते हैं। और इसके लिए मैं वापस अपने पहले पाइथन शेल पे आता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ अपने sys पैकेज को, एंड इसके अंदर में मैं जाके लिखता हूँ sys.path। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो साइट पैकेज है, ये एक्चुअली हमारा पाइथन पाथ एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, जहाँ पर वो सारे पाथ की डिटेल को आपको डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो साइट पैकेज है, इसका ये कंप्लीट पाथ लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है। आपको इसे ही फॉलो करके अपने फोल्डर को इस साइट पैकेज के अंदर डालना है। तो मैं वापस चलता हूँ अपने फोल्डर में। तो मैंने सबसे पहले अपने इस फोल्डर को कॉपी किया। इसके बाद में मैं यहाँ से चलता हूँ सबसे पहले यूज़र के बाद में फिर से यूज़र। इसके बाद में मैं यहाँ से ऐप डेटा पे जाऊँगा। यदि आपको ऐप डेटा ना दिखे तो आप फाइल ऑप्शन में जाके इसे मेक श्योर करें कि ये हिडन ना हो। एंड इसके बाद में जब आप ऐप डेटा के अंदर जाते हैं, आप लोकल में जाकर प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए, देन पाइथन 3732। एंड इसके अंदर ये जो लिब फोल्डर है, यहाँ पे जब आप जाएंगे आपको यहाँ पर साइट पैकेज का नाम से एक फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आप अपने फोल्डर को कॉपी कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इसे कॉपी किया, इसका मतलब अब ये मेरी लाइब्रेरी रेडी हो चुकी है। ऑल्दो ये लाइब्रेरी तो नहीं है, मैंने एक्चुअली पैकेज रेडी किया है, बट इस तरह के 4-5 पैकेजेस रेडी करके आप एक फोल्डर के अंदर डाल दें तो वो फोल्डर आपकी लाइब्रेरी हो जाती है। तो अब इस पैकेज को रेडी करने के बाद हम इसे इंपोर्ट करके रन करने की कोशिश करते हैं। मैं वापस चलता हूँ अपने पाइथन इंटरैक्टिव शेल पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ फ्रॉम संजय, एंड मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ अपने मॉड्यूल डिस्प्ले को। सो मैंने यहाँ पे कॉल किया डिस्प्ले। सो नाउ इट इज़ इम्पोर्टेड। एंड इसके बाद में मैं इस मॉड्यूल डॉट यदि डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँ, देन यू सी यहाँ पर ये स्टार मेरा डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह से हम पैकेज रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। So let's move to the next question now. Here it is asking that what is the use of file _init_.py in a package even when it is empty. So as we saw, init जो फाइल होती है वो बेसिकली आपके पाइथन को हेल्प करती है किसी पैकेज फोल्डर को नॉर्मल फोल्डर से सेपरेट करने में, या यूँ कहें कि पाइथन को इस init फाइल की मदद से समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर फोल्डर जो है वो एक पैकेज है, ना कि एक नॉर्मल फोल्डर। सो अगर ये फाइल किसी फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो पाइथन उसे पैकेज के रूप में आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और इस दौरान यदि आप उस फोल्डर को इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो इंपोर्ट नहीं हो पाती है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस init. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Here it is saying that how are following import statement different. First is your import x, second is from x import star, and third is from x import abc. Well, import x मतलब अगर आप किसी मॉड्यूल को डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस मॉड्यूल में जितने भी अवेलेबल फंक्शंस होते हैं या कांस्टेंट या वेरिएबल्स होते हैं, आप जब भी उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस मॉड्यूल का नाम हमेशा उस फंक्शन के साथ एसोसिएट करना होता है यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर। एंड सिमिलरली जब आप फ्रॉम एक्स इम्पोर्ट स्टार लिखते हैं
तो यहाँ पर इस X पैकेज के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे ही इंपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको इस पैटर्न पे ही मीन्स यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर मॉड्यूल नेम प्लस फंक्शन नेम के थ्रू ही फंक्शंस को इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब आप तीसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आप लिखते हैं फ्रॉम X इंपोर्ट ABC, इसका मतलब ये है, स्टार का मतलब तो जितने भी मॉड्यूल्स है वो सारे हो जाते हैं, लेकिन जब आप ABC करते हैं इसका मतलब जो स्पेसिफाइड यहाँ पे मॉड्यूल आपने लिए हैं सिर्फ वो ही आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट होते हैं। और जैसे मैंने कहा, इसके बाद में आपको इन्हें मॉड्यूल्स के पैकेज के साथ एसोसिएट करने की जरूरत नहीं होती है जब भी इसके अंदर के फंक्शंस को आपको इस्तेमाल करना होता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली हम करके समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज जैसे अभी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा, मैंने अपना पैकेज बनाया हुआ था संजय के नाम से। यदि मैं यहाँ पर सीधे लिखता हूँ इंपोर्ट संजय एंड इसके बाद में मुझे इस डिस्प्ले फंक्शन को यूज करना है, सो मुझे लेना होगा संजय डॉट डिस्प्ले एंड इसके बाद में मुझे लिखना होगा इस फंक्शन का नाम एंड जब आप इसे रन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता जैसा मैंने पहले लिखा था, फ्रॉम संजय इंपोर्ट डिस्प्ले एंड इसके बाद में अगर आप इसे कॉल करना चाहते तो फिर आपको पैकेज को नाम देने की जरूरत नहीं थी। सो यू कैन सिंपली राइट डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले जैसा हमने पहले देखा था। एंड यहां पर एक बात और है, अगर आप यहां पे लिखते फ्रॉम संजय इंपोर्ट स्टार तो इसका मतलब अगर इस डिस्प्ले मॉड्यूल के अलावा और भी इसमें मॉड्यूल्स होते हैं तो वो भी यहां पर कॉल हो सकते थे। तो चलिए मैं एक मॉड्यूल और इस संजय फोल्डर के अंदर रेडी करता हूं और फिर स्टार की मदद से उसे समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आई डू हियर, जो हमने अभी प्रीवियस प्रोग्राम में अपना खुद का एक पैकेज रेडी किया संजय के नाम से, उस पैकेज को ही हम डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर के फंक्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको अपने पैकेज जो अभी बनाया था हमने संजय के नाम से, उसमें अवेलेबल मॉड्यूल्स को एक बार हम देख लेते हैं। ये मेरा संजय नाम का फोल्डर है या पैकेज है जिसमें फिलहाल सिर्फ एक ही मॉड्यूल है डिस्प्ले के नाम से, और इस डिस्प्ले में हमें एक डिस्प्ले फंक्शन को रेडी किया था। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक और मॉड्यूल यहाँ पे रेडी कर लेता हूं सो दैट हमें अलग अलग तरीकों से इंपोर्ट करने के दौरान डिफरेंस समझ में आ जाए। तो मैं एक नई फाइल रेडी करता हूं और यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, से फॉर एग्जांपल डेमो के नाम से, एंड इसके अंदर मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूं हेलो, और इस फाइल को भी मैं वापस संजय फोल्डर के अंदर ही सेव कर देता हूं। सो मैं चलता हूं अपने लाइब्रेरी फोल्डर में, यहाँ से मैं चलता हूं अपने साइट पैकेज में, और जो मेरा फोल्डर है संजय के नाम से, यहाँ पर चल के मैं इसे सेव कर देता हूँ EXP के नाम से, एंड दैट्स इट। अब वापस हम अपने इंटरैक्टिव शेल पे आते हैं। तो नाउ अगर मैं यहाँ पर अपने मॉड्यूल को जैसा हमने प्रीवियसली देखा इस तरह से कॉल करूँ, फ्रॉम संजय इंपोर्ट माई फोल्डर दैट इज माई डिस्प्ले, एंड इसके बाद यदि आपको इसके अंदर के फंक्शंस को कॉल करना है या यूज करना है तो आपको सिर्फ मॉड्यूल का नाम लेना होगा। सो आई कैन टेक इट टू डिस्प्ले एंड व्हेन यू रन इट, इट इज शोइंग यू दिस। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता सपोज फ्रॉम संजय देन यू टेक दिस इंपोर्ट एंड देन इसके बाद अगर आप लिखते डिस्प्ले एज से डी, तो उस दौरान आप इस डी डॉट डिस्प्ले को इस्तेमाल करते हुए अपने इस फंक्शन को कॉल करते तो भी रिजल्ट आ जाता। इसी तरह से यदि आप लिखते हैं सपोज इंपोर्ट संजय एंड देन इफ यू वांट टू डिस्प्ले दिस, सो आपको लिखना होगा संजय डॉट डिस्प्ले एंड देन आपको कॉल करना होगा इस फंक्शन को, एंड तब आप इसे रन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसी तरह से यदि आप लिखते हैं इंपोर्ट संजय फ्रॉम संजय इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब इस संजय के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं जैसे डिस्प्ले मॉड्यूल था प्लस EXP, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद यदि मैं यहाँ पर कोशिश करूँ EXP मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करने की, तो मुझे फिर से कंप्लीटली कुछ इस तरह से लिखना होगा EXP डॉट डेमो, एंड देन आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक मैंने की है, मैं एक बार इंडिविजुअली यहाँ पर इसे कॉल करके देख लेता हूँ।
and then if I try to call this exp.demo, then you see it is showing you hello. and अब अगर मैं यहाँ से करूँ import and then suppose from Sanjay then import then star, and इसके बाद में यदि आप इसे कॉल करना चाहें तो आप सीधे लिखेंगे संजय then exp then demo, एंड इसके बाद में आप जब कॉल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि अलग अलग तरीके से आप जब इंपोर्ट करते हैं तो यदि आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ, और अगर आप किसी भी तरह से मॉड्यूल को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट अगर इस तरीके से अपने पैकेज को डाउनलोड करें, इंपोर्ट करें, तो आपको उस पैकेज के नाम को भी प्रीफिक्स करना होता है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं टू एसोसिएट एनी पैकेज विथ इट्स मॉड्यूल, या किसी मॉड्यूल को उसके फंक्शंस के साथ में. सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा. Let's move to the next question now. Here it is saying that what is Python path variable? What is its significance? तो जैसा अभी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा जब हम अपने पैकेज को रेडी कर रहे थे और हमें ये पता करना था कि साइट पैकेज एग्जैक्टली हमारे की लोकेशन पे है, तो हमने उसके लिए sys.path को एग्जीक्यूट किया था. उस दौरान जो रिजल्ट हमें मिल रहा था वो दैट इज बिकॉज ऑफ पाइथन पाथ वेरिएबल. सो ये बेसिकली एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है जो कि आपके पाइथन इंटरप्रेटर, या यूँ कहें कि आपके जो पाइथन इंस्टॉलेशन की कंप्लीट जो वेरिएबल्स की स्टोरेज या फाइल्स या फोल्डर्स या लाइब्रेरीज का जितना भी पाथ का डिटेल होता है वो अपने पास स्टोर करके रखता है, और जिसकी वजह से फिर आपके पाइथन इंटरप्रेटर को किसी भी मॉड्यूल को लोकेट करने में या इंपोर्ट करने में आसानी हो जाती है. एक बार फिर से मैं आपको इस पाथ को एग्जीक्यूट करके पाइथन शेल पे दिखा देता हूँ. सो दिस इज माई पाइथन शेल. मैं यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ sys को, एंड इसके बाद जब आप लिखते हैं sys.path, देन यू सी ये जो डिटेल आपकी स्क्रीन में आ रही है, मैं इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ. तो ये बेसिकली पाइथन पाथ वेरिएबल के अंदर में स्टोर कंप्लीट लोकेशन है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस पाइथन पाथ. Let's move to the next question now. It is asking that in which order Python looks for the function or module named used by you. Well, इसमें दो स्टेजेस होती हैं. पहला तो ये होता है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम में किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर उसे चेक करता है कि क्या वो बिल्ट इन है. इसका मतलब वो बिल्ट इन वर्जन में चेक करता है, और यहाँ पर जब वो फेल हो जाता है उसके बाद में वो info.py नाम की जो फाइल है उसके अंदर जाता है और वहाँ पर जाके उस मॉड्यूल को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. वहाँ पर उसकी डिटेल मिलती है. सो ओवरऑल सबसे पहले बिल्ट इन वर्जन एंड उसके बाद info.py में जाकर आपके मॉड्यूल को वो चेक करता है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द यूजेस ऑफ हेल्प एंड dir फंक्शन. हेल्प इज बेसिकली जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कंप्लीट उस फंक्शन का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपको डिस्प्ले करता है. इन द सेंस मॉड्यूल का नाम क्या है, किस फाइल का नाम क्या है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं. और डायरेक्टरी जो होती है वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल या किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, जिसे कि आप एज एन आर्ग्यूमेंट डायरेक्टरी कमांड में पास करते हैं, सिर्फ उसकी ही प्रॉपर्टीज को. चलिए इसे एक बार प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं. लेट सपोज मुझे मैथ पैकेज का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना है. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट मैथ, एंड इसके बाद में यदि मैं लिखता हूँ डायरेक्टरी में जाकर मैथ को, आप देखेंगे ये पूरा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है. सिमिलरली यदि मैं हेल्प लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेन मेथड को पास कर दूँ तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको कुछ इस तरीके से दिल जाएगा, जहाँ पर ये बता रहा है हेल्प ऑन बिल्ट इन लेंथ इन मॉड्यूल बिल्ट इन्स, एंड इसी तरह से ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर. So this is how we can understand answer of this question. Let's move to the next question now. Now here it is saying that name the Python library module which need to be imported to invoke the following functions log and power. So basically ये दोनों math module में ही होते हैं, तो कुछ इसमें खासी बात नहीं है. So move to the next question now. It is saying that what is dot notation of referring to object inside a module. Well, जो ये dot operator होता है ये basically एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है जहाँ पर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं. पाइथन जो है वो बेसिकली ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज है, अर्थात इसमें जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो क्लासेस के फॉर्म में है. तो किसी भी क्लास के अंदर अवेलेबल या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका अवेलेबल फंक्शन या डेटा को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उस फंक्शन को उस ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट करना होता है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट ऑपरेटर.
तो जैसे कि अभी हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में देखा, मान लीजिए हमारे पास मैथ नाम का पैकेज है जो आइडियली एक क्लास है। अब इस मैथ के अंदर में सपोज आपके पास एक फंक्शन है जिसे हम जानते हैं sqrt के नाम से। तो यदि आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा math.sqrt और इसके अंदर जो भी वैल्यूज आप पास करते हैं। इसका मतलब आप इस डॉट ऑपरेटर की मदद से ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी जो एक्सेसिबिलिटी स्कोप है वो इस पर्टिकुलर क्लास तक ही है, इसके बाहर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि any object inside a module, it must be associated with its module using dot operator as like this, यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा। So this is how we can understand answer of this question. Let's move to the next question now. Here it is saying that why should the from module import object statement be avoided to import objects. इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप इस तरीके से किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को या ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, तो यदि कोई उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एग्जिस्टिंग वेरिएबल होता है और उसका नाम उस ऑब्जेक्ट के सिमिलर हो जाता है, तो जो इंपोर्टेड हमारा ऑब्जेक्ट होता है या वेरिएबल होता है जो वो इग्नोर हो जाता है हमारे एग्जिस्टिंग वेरिएबल नेम से। दैट्स वाई हमको इस पर्टिकुलर तरीके से कभी भी इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हैं लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसे अवॉइड करें। So this is how we can understand answer of this question. Let's move to the next question now. What do you understand by standard library of Python? Well, standard library का मतलब ये है कि जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं, जैसे मैथ, numpy, scipy, tkinter, matplotlib, या इस तरह से हमें स्ट्रिंग एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी मिलती है और ऐसे बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। जब भी आप कोई पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिकली ये सारी लाइब्रेरीज उसके साथ इनबिल्ट आती हैं। इसे अलग से आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनका इस्तेमाल करते हुए आप इनसे रिलेटेड फंक्शंस को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now here it is saying that explain the difference between import module and from module import statement with example. तो अभी पिछले एग्जाम्पल्स में भी, पिछले क्वेश्चन में जब हम अलग अलग तरीके से इंपोर्ट करने को प्रैक्टिकली समझ रहे थे, वहां पर हमने सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया। जब आप इंपोर्ट मॉड्यूल डायरेक्ट लेते हैं तो आपको पूरे मॉड्यूल नेम प्लस उसका जो पैकेज नेम है वो सारा एक साथ लेना होता है। जैसे आप देखिए इंपोर्ट मैथ अगर आप करें तो आपको math.py लेना होगा या सम फंक्शन को इस तरह के math.sum के रूप से यूज करना होगा। लेकिन जब आप फ्रॉम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो उस मॉड्यूल नेम के साथ में आपके फंक्शन को प्रीफिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट इसे इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। So overall this is how we can understand answer of all these question of Python libraries. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझने में, इसके कॉन्सेप्ट को लर्न करने में। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में। Till then keep practicing, keep learning and do keep watching my channel. Thank you very much for watching this video.